सो वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द स्पेशल लेक्चर फॉर स्पेशली IIT JEE स्टूडेंट्स। ये बहुत ही स्पेशल लेक्चर है और आप सभी का स्वागत है। अगर आप 2 या 3 टाइप की एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप IIT JEE के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी कि इंजीनियरिंग के एंट्रेंस के लिए, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आप टेट के लिए कर रहे हैं, TET कोई भी टीचिंग का एंट्रेंस है, चाहे वो HTET हो हरियाणा का स्टेट वाइज हो, या CTET हो जो सेंट्रल होता है यूनियन टेरिटरीज के लिए, या MP टेट हो, या रीट हो, या फिर जो भी हो कोई MTET हो, या फिर पंजाब के लिए हो टीचिंग का एग्ज़ाम, या HP टेट हो हिमाचल प्रदेश के लिए, सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के बारे में जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के, वो सब हम इस सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं। या फिर आप DSSB में टीचिंग के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं जिसमें मैथ्स की आपको ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे अलग से पूरा पेपर में मैथ्स का आएगा। आप मैथ्स सब्जेक्ट अगर चूज़ करते हैं तो वो भी हम सारे सब्जेक्ट्स इसमें कवर करेंगे। तो आप देख रहे हो JEE, टेट और DSSB के सारे मैथमेटिक्स के टॉपिक्स इस पूरी प्लेलिस्ट में हम कवर करने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो IIT JEE की प्रिपरेशन करें, या किसी भी टीचिंग एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करें, या फिर DSSB या टेट के लिए प्रिपरेशन करें। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस सीरीज़। और ये इस सीरीज़ की पहली प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है, इसमें आपका स्वागत है। अच्छे से तैयारी करें एंड आई एम श्योर आपको इससे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो चलें करें फिर स्टार्ट। तो आज का टॉपिक है सेट्स हमने क्यों स्टार्ट करा, क्योंकि मैथ्स का सबसे बेसिक टॉपिक है और साथ में इसके क्वेश्चन भी बिल्कुल नज़र आ जाते हैं पेपर के कुछ क्वेश्चंस भी बाय द एंड ऑफ द वीडियो हम डिस्कस करेंगे। हर वीडियो का यही स्कोप रहेगा, पहले थ्योरी देखेंगे, साथ साथ में एग्जाम्पल्स देखेंगे, और लास्ट में जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो बिल्कुल देखेंगे। मैं 4-5 क्वेश्चन की हमेशा आपके लिए PDF बना के रखती हूँ, उसे हम सॉल्व करेंगे लाइव। उससे क्या होगा, लगे हाथ टॉपिक सीख गए और लगे हाथ ही क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गए, तो बिल्कुल टॉपिक पक्का हो जाएगा। इस पर हम बहुत मेहनत करें, हम चाहते हैं कि आप भी उतना रेगुलरली इसमें पार्टिसिपेट करें, रेगुलरली लाइव आएँ और उतनी ही मेहनत आप करें, और फिर पक्का आपका एग्ज़ाम भी क्लियर होगा और पहले अटैम्प्ट में क्लियर हो। इस तरीके से हम पढ़ाने की कोशिश करें कि अगर आपने मेरे साथ तैयारी करी तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका एग्ज़ाम बिल्कुल ज़रूर निकल जाए। करते हैं स्टार्ट। और जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो लाइव चैट में आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक्टिवली। कोई भी डाउट हो, कोई बात समझ ना आए तो पूछ सकते हैं, और फिर अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद सेट। सबसे पहले ये बात करते हैं कि सेट है क्या चीज़। तो व्हाट डू यू मीन बाय अ सेट? कोई बताना चाहेगा जो लाइव है उनमें से? सेट क्या होता है? अब सेट सबसे पहले क्या होता है, कोई कलेक्शन होती है, कोई भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। और मैथ्स में हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करते अपने आप को, हम किसी भी टाइप के एलिमेंट्स की बात कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ऐसी कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, तो वो भी साथ में लिख ही देते हैं लगे हाथ। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इज नोन एज सेट्स। अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो लिखे गए हैं, जरा पहचानेंगे आप। एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट। 2 इंपॉर्टेंट टर्म कौन कौन से हैं? पहली बात तो वेल डिफाइंड, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड होनी चाहिए, और दूसरी बात इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होनी चाहिए। तो ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिससे सेट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट बनती है। ठीक है ना। अब किसी भी कलेक्शन को सेट नहीं कहेंगे, उस कलेक्शन को कहेंगे जो वेल डिफाइंड होएगी और जिसमें अलग अलग डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखूंगी, आपको बताना है वो सेट है या नहीं है। सेट को जनरली हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो S1, S2, A, B कुछ भी लिखूँ, ये सब क्या है, सेट्स की नोटेशन है। ठीक है, जान के अलग अलग नोटेशंस मैंने यूज़ करी ताकि आपको नोटेशंस की आदत हो। पहला सेट लिखते हैं। मैं कह रही हूँ सेट में कौन लोग आ रहे हैं, मैं कह रही हूँ सेट में क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को आप सब जानते हैं, कौन से होते हैं नेचुरल नंबर्स? काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3 सो ऑन। तो वो कैसे होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। तो सारे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स को हमने यहाँ पे लिख दिया। क्या ये सेट है, हाँ या ना बताओ। अभी सेट है नहीं, इसमें 2 बातें चेक करेंगे, क्या ये वेल डिफाइंड है, क्या इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है। क्या इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं? हाँ, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स तो है, तो सेकेंड पॉइंट तो वेरीफाइड है इसमें। अब दूसरी बात है, क्या ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का मतलब है कि अगर मैं कहीं पे भी किससे ये क्वेश्चन पूछूं तो वो सेम आंसर दे। सपोज मैं आपसे पूछूं, आप जो भी लाइव हैं, कि क्या ये सेट वेल डिफाइंड है, क्या नेचुरल नंबर्स को आप जानते हैं, बताओ। आप यही सेट बोलोगे। मैं किसी से किसी और जोग्राफिकल एरिया में, सपोज यूनाइटेड स्टेट्स में या UK में या फिर अफ्रीका में, कहीं पे भी और किसी से उठा के पूछूं कि नेचुरल नंबर्स बताओ, तो वो सेम नंबर बताने वाले हैं, यानी कि इसका आंसर हमेशा सेम रहेगा।
तो ये कलेक्शन कैसी है, वेल डिफाइंड है, इसका आंसर अलग अलग पर्सन से अलग अलग एरिया से चेंज नहीं कर रहा, तो ये वेल डिफाइंड है, हेंस दिस इज अ सेट। आगे बात समझ में, तो वेल डिफाइंड का मतलब समझ में आया और डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का भी। चलो फिर एक और कलेक्शन लिखते हैं, आपके सामने लिखते हैं कलेक्शन ऑफ बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। इसके बारे में बताओ। अगर आप एक क्लास में पढ़ते हैं तो आपसे मैं पूछूँ, है ना, कि बेस्ट स्टूडेंट्स अपनी क्लास के बताओ, तो हो सकता है आपको क्या लगे, आप खुद भी बेस्ट लगो और साथ में आप अपने 2-3 फ्रेंड्स के नाम बताओ। अगर मैं आपके कुछ टीचर्स होंगे अलग अलग सब्जेक्ट के, सपोज मैं आपके रियल एनालिसिस के टीचर से पूछूं कि बताओ भाई इस क्लास के बेस्ट स्टूडेंट, हो सकता है वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का नाम ले जो रियल एनालिसिस में अच्छे हैं। मैं इंग्लिश के टीचर से पूछूं कि इस क्लास में बताओ कौन से बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का नाम ले जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं। तो आप देखोगे बेस्ट स्टूडेंट्स में हर बार आंसर अलग आ रहा है, तो पर्सन टू पर्सन आंसर चेंज कर रहा है। और मैं आपसे पूछूंगी तो आप अलग आंसर दोगे, मैं दूसरे स्कूल के किसी और स्टूडेंट से पूछूंगी, वो अपनी क्लास के स्टूडेंट्स का रेफरेंस देके आंसर देंगे, अलग आंसर आएगा। तो आप देखोगे ये कैसी है, दिस इज़ नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स तो बिल्कुल आएंगे, पर इसमें एक पॉइंट फेल करे वेल डिफाइंड होने का, इसलिए ये कलेक्शन सेट नहीं, ये कलेक्शन तो है पर इसे सेट नहीं कहेंगे। समझ रहे हो? चलो इसके बारे में बताओ। अब देखो मैं डिफरेंट नोटेशन डिफरेंट तरीके से लिख रही हूँ। एक्स सच दैट x belongs to real number and x square plus 125 is equal to 0। इसका क्या मतलब है? अब इस सेट को पहचानो, पहले ये सेट है क्या। मैं बोल रही हूँ ऐसे रियल नंबर्स को सब जानते हैं जिनको रियल नंबर लाइन पे हम अरेंज कर सके, है ना। ऐसे रियल नंबर इसमें कौन कौन आ जाते हैं, इसमें नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर सब आ जाते हैं रियल नंबर्स में। तो आप बोल रहे हैं कि अगर कोई रियल नंबर हम ले रहे हैं और वो रियल नंबर इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 125 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 125 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 125। ये दोनों रियल नंबर्स हैं, यानी कि सेट में क्या आ जाएगा, प्लस अंडर रूट 125 एंड माइनस अंडर रूट 125। इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 125 क्या होता है, 5 टाइम्स 25, तो ये 5√5 भी लिख सकते हैं, इसको एक ही बात है, कोई बात नहीं, है ना, नंबर लिख दिया हम। तो इस सेट में दो एलिमेंट्स आ गए, एक तो 5√5 एक माइनस 5√5, या फिर इसे कह लो 125 ही कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट 125 कमा माइनस अंडर रूट 125, दो एलिमेंट आ गए, ठीक है। अलग अलग एलिमेंट्स हैं, कोई भी बंदा अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेगा तो क्या उनका आंसर सेम आएगा हमेशा। कौन है यहाँ पर, तो कोई भी बंदा अगर इसको सॉल्व करेगा तो फिर इसका आंसर सेम आएगा, यानी कि ये सेट कैसा है, वेल डिफाइंड है और इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, तो बिल्कुल ये कैसा है, सेट बन गया, ठीक है। इसी के साथ इस तरह से अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। मेरे को लगता है इससे आपको सेट की एकदम डेफिनेशन क्लियर हो रही होगी। अब मैं कहूँ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लाइज बिटवीन -1 to 100, तो बताओ इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे। मैंने कहा कि आप एक सेट उठा लो जिसमें नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं जो इन दो एलिमेंट्स के बीच में लाया कर रहे हैं। अब -1 तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो ठीक है, फिर अगला नेचुरल नंबर उठाओ। तो इस सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3, कहाँ तक आएंगे, लास्ट इन्होंने कहा 100 तक जाके रुक जाओ। तो ये भी वेल डिफाइंड सेट है, इसमें 100 नंबर्स आ गए, सारे डिस्टिंक्ट है, किसी से भी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी सब सेम आंसर देंगे, तो हमारे पास ये सेट्स आ गए। तो मैं ख्याल है आपको सेट समझ में आ गया होगा, वेल डिफाइंड किसे कहते हैं, डिस्टिंक्ट किसे कहते हैं, इस तरीके से हम सेट्स बना सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगली बात, अब सेट्स दो टाइप के हो सकते हैं, कौन से दो टाइप के, तो सेट्स कैन बी आइदर फाइनाइट और इनफाइनाइट, है ना। तो फाइनाइट हो सकता है कोई सेट या इनफाइनाइट। क्या मतलब है इन वर्ड्स का, कोई बताना चाहेगा, व्हाट यू मीन बाय फाइनाइट सेट एंड व्हाट यू मीन बाय एन इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो हम काउंट करके अगर बताएं तो एक नेचुरल नंबर आ जाएगा। इनफाइनाइट मतलब जो फाइनाइट ना हो, उसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करके बताएं तो एक नेचुरल नंबर नहीं आएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। अच्छा, इस पे चलने से पहले आपको एक और चीज़ बताते हैं जिसे कहते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, तो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट
तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मेरे को बता दीजिए एस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उसी को हम कह देंगे कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। तो सेट एस अगर मैं लूँ तो इसकी कार्डिनैलिटी का क्या मतलब है, इसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, या फिर इस तरीके से भी लिख देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। इसका मतलब यही होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन एस। अब डिस्टिंक्ट लिखने की क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि सेट में तो आते ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी, यहाँ तक बात सारी समझ में आ गई। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस उसे कहते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ एस। एग्जाम्पल देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाए। मैं आपसे कहूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप बता दो इस सेट में। कौन सा सेट में, सेट है आपके पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना जानते हैं। इसका रूट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसका बताओ कार्डिनैलिटी क्या आएगी। आप सॉल्व करो जरा इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 आ जाए। अब कोई रियल नंबर में नेगेटिव आता है क्या, किसी नंबर का स्क्वायर नहीं, यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ऐसे सेट को नल सेट कहते हैं, खाली सेट। और खाली सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 0। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 0। समझ गए, लगे हाथ। आपने एक और चीज़ सीख ली, नल सेट। अच्छा, एक और देते हैं आपको। मैं कहूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ इस सेट में, 1 2 3 4 5 7। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप देखोगे इसमें 6 एलिमेंट्स है, आप गिन सकते हो। तो इसकी कार्डिनैलिटी हो गई 6। समझ गए। इसको आप इसकी जगह एन ऑफ एस भी लिख सकते थे, यानी कि ऐसे में एन लगा के लिख देती 3 4 5 7, तो भी एक ही बात है। तो एन लगा के लिखो या ऐसे लिख दो, ये मॉड लगा के, एक ही बात है। हम कार्डिनैलिटी की बात करें, ठीक है। अगर कार्डिनैलिटी समझ गए तो फिर दो और बातें करते हैं, सिंगलटन और नल सेट की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय नल सेट। एक होता है नल सेट, इसमें होते हैं 0 एलिमेंट्स। एक होता है सिंगलटन सेट, इसमें होता है 1 एलिमेंट, सिंगलटन सेट। तो अगर कोई भी सेट हमारे पास है, एनी सेट एस सच दैट उसकी कार्डिनैलिटी 0 है, तो उसे हम कहेंगे नल सेट। और उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे। नल सेट का नोटेशन है, सर्कल बनाओ, उसको काट दो, या फिर ऐसे भी ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब क्या है, ओपन करली ब्रैकेट, इसमें कोई एलिमेंट बैठा ही नहीं है। ठीक है। सिंगलटन सेट यानी कि कोई ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट है। ठीक है, कोई भी ऐसा सेट हो सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी आपको ऊपर एग्जाम्पल दिया था मैंने नल सेट का, तो एक और दे देते हैं सिंगलटन सेट। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आप वो सारे नेचुरल नंबर्स ले लो, ठीक है ना, सच दैट एक्स क्या है, -1 से बड़ा है और 1 से छोटा या बराबर है। अब इसमें कितने नेचुरल नंबर आएंगे, इसमें एक ही नेचुरल नंबर आ जाएगा, वो है 1। तो ये सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही नल सेट का एग्जाम्पल ये देखो, अगर मैं कहूँ इसमें वो सारे आप नेचुरल नंबर्स ले लो सच दैट एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू -1 है। अब -1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता है क्या, नहीं होता। तो इसके बीच में तो कोई नेचुरल नंबर नहीं लाया करेगा। तो इस सेट की कार्डिनैलिटी क्या आ जाएगी, 0, और ये बेसिकली नल सेट बन जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो नल सेट, सिंगलटन सेट, कार्डिनैलिटी समझ में आ गए। तो वापस अपने डिस्कशन पे चलते हैं, जिसमें हम बात कर रहे थे कि इन्फिनाइट और फाइनाइट क्या होता है। तो अगर हम आपकी बात करें वापस, तो फाइनाइट सेट कौन से होते हैं, कोई भी ऐसा सेट जिसकी मैं जब कार्डिनैलिटी निकालूं तो एक नेचुरल नंबर आ जाए, तो उसे मैं क्या कह दूंगी, फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट एस विच इज़ नॉट फाइनाइट, बस उसकी कार्डिनैलिटी नेचुरल नंबर ना आए, तो एस विच इज़ नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफिनाइट, विच इज़ नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफिनाइट। ठीक है। एग्जाम्पल, फाइनाइट के एग्जाम्पल, नल सेट भी फाइनाइट का एग्जाम्पल है। कोई सिंगलटन सेट ले लूँ, जैसे कि अभी मैंने लिया था 1, या फिर कुछ और 2, या कुछ और, सपोज मैं इसमें ट्राइंगल डाल के छोड़ दूँ, ये भी एक सेट है ना। तो आपने देखा ये सब सिंगलटन सेट्स, ये भी फाइनाइट सेट है। या फिर ज़्यादा एलिमेंट्स वाले, सपोज मैं कहूँ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि एक्स नेचुरल नंबर भी है और एक्स इंटीजर भी है। ठीक है, और साथ में नहीं, थोड़ा और, ये तो इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है, और एक दो कंडीशन डाल देते हैं, एंड एक्स इज लेस देन ई। ठीक है, ये ठीक है। ई को जानते हैं आप सब, ई क्या होता है, ई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, 2.7। तो मैंने कहा एक नेचुरल नंबर है और उसकी वैल्यू 2.7 से कम है, इसका मतलब 2 नेचुरल नंबर इसमें आ गए, तो एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, इस तरीके से। इनफाइनाइट सेट के तो ढेरों एग्जाम्पल्स आपको मालूम है, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, दुनिया जहान के एग्जाम्पल। ठीक है, सेट ऑफ
इवन इंटीजर्स, इसको समझते हुए 2z मतलब सारे इवन इंटीजर्स में आ गए, यानी कि x बिलोंगिंग टू z सच दैट x इज सम 2 टाइम्स n सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसमें सारे इवन इंटीजर्स आ गए। इस तरीके से सारे 3 के मल्टीपल्स 3z, ये भी इन्फिनाइट है। तो इन्फिनाइट के तो दुनिया जान के एग्जाम्पल है, ऐसे ही फाइनाइट ये भी। तो क्या आपको दोनों बातें समझ में आ गई? ठीक है, फाइनाइट और इन्फिनाइट दोनों। यस बिल्कुल, हमारे 2 चैनल हैं। हाँ, एक और चैनल है, ट्रिप बोहेमिया के नाम से ही चैनल है, उस पर हम हायर मैथमेटिक्स की बात करते हैं, यानी कि ऐसे एंट्रेंस जो कि बैचलर्स या फिर 12th के बाद की मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करते हैं, मास्टर्स लेवल की मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करते हैं। और ये चैनल है, इस पर हम स्कूल लेवल मैथमेटिक्स की बात करते हैं और उससे रिलेटेड सारे एंट्रेंस। तो जैसे IIT की एंट्रेंस है या टीचिंग एंट्रेंस एग्जाम्स है, DSSB है, टेट है, इसमें स्कूल लेवल की मैथमेटिक्स आती है, तो उन सबको हम इस चैनल पर टारगेट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलो, ये बात समझ में आ गई। तो सेट समझ में आ गया, फाइनाइट इन्फिनाइट समझ में आ गया। तो फिर अब चलते हैं सबसेट की जानकारी पे। व्हाट डू यू मीन बाय अ सबसेट? सबसेट क्या होता है? तो अगर आपके पास कोई भी सेट है A, उसका एक सबसेट मैं बोल रही हूँ B, ऐसे डिनोट करते हैं, B इज अ सबसेट ऑफ A। इसका मतलब क्या है? ये इसका सिंबल है, इसका मतलब क्या है? तो B इज अ सबसेट ऑफ A। इसको डिफाइन करते हैं इफ एंड ओनली इफ अगर हम सारे x जो B में उठाएं, for all x belongs to B, x belongs to A, that is, इसको लिखते हैं वर्ड्स में, B is a subset of A if and only if every element of B lies in A. Element of B lies in A या फिर is an element of A, एक ही बात है, is an element ऑफ ए। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब है बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर बैठे हों तो हम उसे कह देंगे सबसेट। इसको हम समझते हैं डबल तरीके से, एक तो वेन डायग्राम से और एक समझते हैं एग्जाम्पल से। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद वेन डायग्राम। ठीक है, तो हमने क्या बनाया, यहाँ पे आपके सामने मैंने कुछ शेप्स बनाई हैं, अभी इनको शेप ही समझो। अब देखते हैं। तो मान लेते हैं सबसे बड़ा कोई सेट है, इसका नाम यू सेट रख देते हैं। उससे छोटा कोई सेट है ए, उसके अंदर एक और सेट है बी। तो अब बताओ इसमें सबसेट्स किस तरीके से आप देखोगे? तो देखोगे इन सभी सेट्स में एलिमेंट है, बाहर ये जो डॉट है ना, इनको एलिमेंट्स मान लेते हैं। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स जो मैंने डॉट से बनाया वो यू के अंदर के एलिमेंट्स हैं, है ना। अब सारे, अब ऐसे ही ए के अंदर के भी एलिमेंट्स कुछ हैं ये रे, और बी के अंदर के भी कुछ एलिमेंट्स हैं। अब देखोगे बी जो सेट है वो ए के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो बी सेट ए के अंदर लाई कर रहा है, तो बी यहाँ पे क्या हो गया, ए का सबसेट। और ए सेट यू के अंदर लाई कर रहे हैं, तो ए क्या हो गया, यू का सबसेट हो गया। और जो बी है वो यू के अंदर भी लाई कर रहे हैं, तो बी यू का भी सबसेट है, ए का भी सबसेट है। बात समझ में आई? ये सारी बात समझ में आई? आपको मैंने एग्जाम्पल दिया, ये इसे कहते हैं वेन डायग्राम से एग्जाम्पल समझना। वेन डायग्राम यानी कि यही सेट्स को सर्कुलर नोटेशन में या रेक्टेंगुलर नोटेशन को यूज़ करके समझाना। इसी का अब हम अलजेब्रिक एग्जाम्पल देते हैं। अलजेब्रिक एग्जाम्पल यानी कि एग्जाम्पल को इस तरीके से लिख के देख लो। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा x बिलोंगिंग टू इंटीजर, तो ये मैंने पूरा सेट क्या ले लिया, इंटीजर्स का सेट। अब मैं एक सेट बोलती हूँ आपको 2z, अभी बताया था 2z, इसमें सिर्फ इवन इंटीजर्स आ रहे हैं, वो सारे x सच दैट x इज इक्वल टू 2 टाइम्स सम n वेयर n इज सम इंटीजर। ये हो गया 2z। अब आप देखोगे 2z क्या होता है, सबसेट होता है इंटीजर्स का, क्योंकि सारे इवन इंटीजर्स एक्चुअली बैठे तो इंटीजर्स के अंदर हुए हैं ना। आ रही बात समझ सबको? क्योंकि एक्चुअली में इवन इंटीजर्स के अंदर बैठे हुए देख सकते हो आप। जैसे कि इसको एक्सपैंड करके देख लेते हैं। 2z क्या है, इसमें कैसे नंबर्स आएंगे, 0 +2 -2, तो +-2 दोनों इकट्ठे लिखते हैं इस तरीके से, +-4 +-6, ये है 2z के नंबर्स। अब z को देख लो ज़रा, z क्या है, z है 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-6, ऐसे ही इन्फिनाइट सेट है। अगर आप ध्यान दो तो देखो इसमें सिर्फ इवन आ रहे हैं, पर इसमें इवन भी आ रहे हैं और ऑड भी आ रहे हैं। तो ये इवन वाला तो पूरा कंटेन कर रहा है ना, साथ में ऑड भी है। तो जो इस एलिमेंट सारे इसके अंदर बैठे हो, इसलिए हम ऐसे कर देते हैं, इसको सबसेट की नोटेशन बोलते हैं और कह देते हैं 2z इज अ सबसेट ऑफ z। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया हो। इस तरीके से बहुत सारे आप सबसेट्स बना सकते हो। जैसे कि अब मैं आपसे कहूँ कि आप सारे सबसेट्स बना के दिखाओ मुझे इस सेट के। एक सेट आपको मैंने दे दिया 1, 2, अब मैं आपको बोल रही हूँ इसके सारे सबसेट्स बताओ, बनाए सबसेट। अब एक सेट तो इसका क्या है, सबसेट है नल सेट।
सबसेट्स ऑफ ए। नल सेट क्यों है? क्योंकि खाली सेट तो सबका सबसेट होता है ना, खाली सेट तो सब में बैठा है ना, इसमें है ना। खाली सेट में कितने एलिमेंट हैं? कोई भी नहीं। अब कोई भी नहीं एलिमेंट यानी कि 0 एलिमेंट, तो उसे सबका सबसेट मान लेते हैं। एक और सबसेट सिंगलटन वाला बनाओ, ये इसका सबसेट है ना, जिसमें एक एलिमेंट 1 बिठा दिया, ये भी इसका सबसेट है, और एक सेट अपना खुद भी सबसेट हो जाएगा, तो ये 4 इसके सबसेट्स बन जाएंगे। इस तरीके से सबसेट बना सकते हैं। तो इनफाइनाइट सेट का भी हमने सबसेट बना के देख लिया, फाइनाइट का भी। यहाँ तक क्लियर है बात? इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट नोटेशन पे, पावर सेट। ये बेसिकली हमने जो लिखा है ना, अगर इस सबको मैं एक और ब्रैकेट में डाल दूँ तो ये नोटेशन हो जाएगी पावर सेट ऑफ ए की। क्या मतलब है इस बात का? पावर सेट मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट। तो पावर सेट ऑफ अ सेट ए, इसका क्या मतलब है? इसको डिनोट करते हैं इसी तरीके से P ऑफ ए। इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। ठीक है ना? इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऑल बी सच दैट बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक, यहाँ तक ठीक है सब? बहुत अच्छी बात है। तो फिर आगे चलते हैं। अब हमने क्या कुछ सीख लिया कि सेट क्या होता है, उसका सबसेट क्या होता है, सेट्स के टाइप देख लिए, पावर सेट सीख लिया, सब अच्छा है। अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, वो क्या है? ऑपरेशंस ऑन सेट। अब देखो, हमने सेट्स के बारे में सीख लिया। अभी तक तो हमने ज़िंदगी में सिर्फ नंबर्स पे ऑपरेशन लगाए थे, अब हम सेट्स पे भी ऑपरेशन लगाएंगे। इन सेट्स पे भी ऑपरेशन लगाया जा सकता है। जैसे नंबर्स पे हम कैसे ऑपरेशन लगाते हैं? एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, है ना, और मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना। इसी तरीके से हम सेट्स पे भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। आप सबने ज़रूर पढ़े भी होंगे। तो देखते हैं एक एक करके ऑपरेशन। जैसे कि पहला ऑपरेशन देखते हैं, सबसे प्यारा ऑपरेशन, यूनियन। जैसे कि नंबर्स में एडिशन होता है, वैसे ही सेट्स में क्या होता है? यूनियन। क्या मतलब है इसका? यूनियन का मतलब होता है, सपोज आपके पास 2 सेट्स हैं, कोई भी ए और बी, और मैं आपको बोलूँ इनका यूनियन करो, इसका सिंबल होता है यू, इस तरीके से। तो मैं आपको बोलूँ इनका यूनियन बताओ क्या होगा, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? जो ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स है सारे इकट्ठे उठा के लिख दो। तो इट कंटेन्स ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो ए और बी के सारे एलिमेंट्स इकट्ठे उठा के लिख दो, उसे कहते हैं यूनियन। ठीक है, इसी को समझते हैं वेन डायग्राम से, और ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। तो ये अपने पास क्या है? हमने क्या बना लिया? एक सेट बना लिया, और इसके अंदर कुछ और सेट्स बनाते हैं, ए सेट और एक बी सेट। यहाँ तक ठीक है सारी बात? तो पहले इस सेट का नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी। 2 सेट्स हैं हमारे अंदर, ये बाहर भी एक सेट है, उसके अंदर ये 2 सबसेट्स लाई कर। अब मैंने कहा ए यूनियन बी कर दो, तो ए यूनियन बी का क्या मतलब है? पहले ए को सिलेक्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे? सारे ए को सिलेक्ट कर दो, ए को मार्क कर दो। ठीक है, ये हमने ए को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं कह रही हूँ यूनियन बी कर दो, यानी कि सारे बी एलिमेंट्स हैं उनको भी साथ में मार्क कर दो। ठीक है, तो आप देख रहे हो ए यूनियन बी क्या आ गया? ये शेडेड रीजन जो है ये पूरा क्या आ गया अपना? ए यूनियन बी। बात समझ में आई सबको? तो शेडेड रीजन इज ए यूनियन बी, पूरा का पूरा। मतलब ए के और बी के सारे एलिमेंट्स उठा के एक सेट में रख दो, उसे कहते हैं ए यूनियन बी। एग्जाम्पल देखें और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। सपोज मैं आपको कहूँ कि ए सेट आपके पास क्या है? 1 2 3 4, ठीक है, और बी सेट आपके पास क्या है? वो है सेट ऑफ 5 6 7 8। तो बताओ अब ए यूनियन बी क्या आ जाएगा? तो सिंपल ए यूनियन बी यानी कि सारे एलिमेंट्स को इकट्ठे उठाकर रख दो, तो क्या आ जाएगा? ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, अगर मैं ए में एक और एलिमेंट यहाँ पे डाल देती 5, उसके बाद भी ए यूनियन बी सेम आता। अब 5 यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है, तो हम सेट में 2 बार थोड़ी लिखेंगे, क्योंकि आपको सेट की डेफिनेशन याद है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो एक एलिमेंट एक ही बार लिखना है, सही है? ठीक है, तो ये यूनियन हो गया, समझ में आया अच्छे से? अगले पे चलते हैं। अगला ऑपरेशन होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन निकालना। इसको दिखाते हैं इस तरीके से, उल्टा यू, है ना, कॉमन लेना। सपोज हमारे पास 2 सेट्स हैं, मैं कहूँ ए इंटरसेक्शन भी बताओ क्या आएगा? तो ये आएगा ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। पिछली बार और लिखा था यहाँ पे, अब की बार हमने क्या लिखा है? एंड। ये इंपॉर्टेंट बात है, नोट करो। मतलब दोनों सेट्स में लाई करे, कॉमन एलिमेंट्स हो गए ना, उसे हम कह देंगे ए इंटरसेक्शन बी। इसको भी देख लेते हैं वेन डायग्राम से।
तो सपोज हमारे पास दो सेट्स हैं, ए सेट, ठीक है, और एक और सेट है हमारे पास सेट बी, ठीक है, दो सेट्स हैं हमारे पास, कलर अलग कर देते हैं इसका, सही है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि इसका इंटरसेक्शन बताओ। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन पार्ट, तो ये सेट था ए सेट, ये था बी सेट, तो कॉमन पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला, तो जो इस कॉमन पार्ट में एलिमेंट्स होंगे वो इसके इंटरसेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। तो कॉमन पार्ट इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी। तो कंपेयर अगर हम करें तो यूनियन का मतलब सारा पार्ट उठा लो और इंटरसेक्शन मतलब सिर्फ कॉमन कॉमन पार्ट उठाओ। क्लियर है? एग्जाम्पल, जैसे कि पुराना एग्जाम्पल ही अगर हम ले तो ए सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 और बी सेट हम ले लें 5 6 7 10, ठीक है। बताओ तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा हमारे पास? इन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन कौन सा इसमें एलिमेंट आपको दिख रहा है? एक 5 एलिमेंट कॉमन दिख रहा है बस, तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 5, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इस बार इन्फिनाइट सेट का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैं आपको कहूँ कि इंटरसेक्शन आप निकालो रैशनल नंबर इंटरसेक्शन इरैशनल नंबर्स का, तो क्या आएगा इसमें इंटरसेक्शन? बताओ, क्या रैशनल और इरैशनल में कुछ कॉमन होता है? नहीं होता, नल सेट। तो इंटरसेक्शन ज़रूरी नहीं कि हमेशा कुछ आए, खाली भी आ सकता है। अब एक और गजब एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें इंटरसेक्शन पूरा सेट भी आ सकता है। अब इंटीजर्स और रियल नंबर से बताओ कौन सा इंटरसेक्शन क्या आएगा? अब इंटीजर्स और रियल नंबर में सारे इंटीजर्स तो रियल नंबर में लाया करते हैं, तो ये पूरा का पूरा इंटरसेक्शन खुद सेट आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन कोई छोटा पार्ट भी आ सकता है, नल सेट खाली भी आ सकता है, पूरा का पूरा सेट भी आ सकता है, डिपेंड करता है। समझ में आ गया इंटरसेक्शन? अगले ऑपरेशन पे चलें। अभी हमने यूनियन पढ़ लिया, इंटरसेक्शन पढ़ लिया। नेक्स्ट ऑपरेशन है आपका डिफरेंस निकालना। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंस? डिफरेंस कैसे निकालते हैं? जो जैसे नंबर्स का हम डिफरेंस निकालते थे वैसा ही कुछ सेट्स में भी है। तो अगर आपके पास ए और बी दो सेट्स हैं, आपको ए माइनस बी इस तरीके से लिखते हैं, ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए, कोई भी ऐसे डिफरेंस निकाल देते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा माइनस ले लेते हैं क्योंकि इसका मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है वो सारे एलिमेंट्स इसमें लिख दो जो कि ए में तो हैं पर बी में नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ए के एलिमेंट्स लिख दो जो बी के साथ कॉमन नहीं है। इसको लिखने का एक और तरीका है कि आप क्या कर दो, सिर्फ ए के एलिमेंट्स लिख दो जो बी के साथ कॉमन नहीं है, यानी कि ए में से जो बी के साथ कॉमन पार्ट है वो माइनस कर दो, ठीक है। ऐसे बी माइनस ए का मतलब क्या होगा? इसका मतलब है वो सारे बी के एलिमेंट्स लिख दो जो कि ए में नहीं है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि बी में से बेसिकली जो दोनों में कॉमन पार्ट है वो भगा दो, ठीक है। इसको डायग्राम से देखते हैं, वेन डायग्राम है ना। ये मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है इसका और दूसरा सेट है ये, ठीक है। इसका कलर कर देते हैं अलग, दिख रहा है आपको ये? और चल अब इन डायग्राम में देखते हैं हम, पहले ए माइनस बी फिर बी माइनस ए। अगर हमारे पास ए सेट ये है और ये बी है, इस तरीके से ये ए है ये बी है। पहले ए माइनस बी देखते हैं। ए माइनस बी मतलब ए के एलिमेंट्स जो कि बी के साथ कॉमन नहीं है। तो ये जो कॉमन रीजन है ना इसको मत देखो, बस बाकी एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लो। तो कौन सा रीजन आ जाएगा? ये वाला, ये वाला। देखो हमने क्या किया, जो बी के साथ कॉमन एलिमेंट्स थे वो वाला रीजन सेलेक्ट नहीं करा। आगे बात समझ? इस तरीके से बी माइनस ए क्या हो जाएगा? बी के एलिमेंट जो ए के साथ कॉमन है, तो फिर से जो कॉमन वाला रीजन है इसको मत सेलेक्ट करो, बाकी का कर लो। तो जो कॉमन वाला है उसको छोड़ छोड़ के बाकी का। समझ रहे हो बात? पक्का अच्छे समझ में आ गई? तो ये अपना हो गया बी माइनस ए। तो ये जो हमने मार्क करा है दिस इज बी माइनस ए एंड ये जो हमने मार्क करा है दैट इज ए माइनस बी। ठीक है, समझ में आए? एक ही बात है, मैं दो सेट्स में इसलिए लिख के दिखाया ताकि आपको समझ में आए कि कुछ भी लिखा हो सकता है। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि आप इंटीजर्स में से नेचुरल नंबर माइनस कर दो, तो बताओ क्या आ जाएगा? अब नेचुरल नंबर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, इसमें से आप नेचुरल नंबर माइनस कर दो। यानी कि मैं क्या कह रही हूँ कि एक्स जो है वो इंटीजर्स तो ऐसे हों जो नेचुरल नंबर ना हो। तो क्या बचेगा? इसमें बच जाएगा सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स और साथ में जीरो। तो क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स जो कि नेगेटिव है एंड साथ में और एक्स इज जीरो। कौन कौन से बच जाएंगे? सिर्फ ये वाले बच जाएंगे
0 -1 -2 सिर्फ नेगेटिव वाले है ना, और साथ में 0, ठीक है ना। ये होता है माइनस करना। अब देखो उल्टा करते हैं, मैं कहूँ नेचुरल नंबर्स में से इंटीजर्स माइनस कर दो। अब नेचुरल नंबर तो इंटीजर से छोटा सेट है, उसी के अंदर कंटेन्ड है। अब नेचुरल नंबर्स में से इंटीजर माइनस कर दो, यानी कि वो सारे नेचुरल नंबर जो इंटीजर्स ना हो। अब सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं, ऐसे तो कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो इंटीजर ना हो, तो ये सेट हो जाएगा नल सेट, ठीक है, सही है। एक और फाइनाइट सेट का एग्जांपल देख लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ए मैं अगर ले लूँ 1 2 3 और मैं बी ले लूँ आपके पास 3 4 5। अब मैं आपको बोलूँ ए माइनस बी निकाल के दिखाओ, यानी कि ए में से जो बी के साथ कॉमन एलिमेंट्स है वो हटा दो। पहले ए के सारे एलिमेंट्स लिख लो, अब बी के साथ जो कॉमन है वो हटा दो। बी के साथ कॉमन कौन सा है 3, हटा दो। तो अब हमारा आंसर ए माइनस बी क्या आ गया, ए में से बी के साथ कॉमन एलिमेंट्स हटा दी, ये आ गया। ऐसे अगर मैं कहूँ बी माइनस ए बताओ, यानी कि बी में से ए के साथ कॉमन एलिमेंट्स हटा दो, तो बी पूरा लिख दो पहले, तो 3 4 5। अब जो ए के साथ कॉमन एलिमेंट्स है उनको हटा दो। ए के साथ कॉमन कौन सा है, 3 कॉमन है, तो 3 को हटा दो। आई बात समझ में अच्छे से? तो यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस समझ में आ गया अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। अब अगली जो चीज़ समझनी है कॉम्प्लीमेंट, उसके लिए आपको पता होना चाहिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसको मैं बार बार यू से लिख रही थी, उसी को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय यू। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द लार्जेस्ट सेट विच इज़ द यूनियन ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन, ठीक है ना। तो लार्जेस्ट सेट कंटेनिंग ऑल सेट्स अंडर कंसिडरेशन, जिन भी हम सेट्स की बात कर रहे हैं उससे बड़ा एक सेट, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर मैं बात करी हूँ इन दो सेट्स की, एक तो मैंने बोला इंटीजर्स और एक मैंने कहा ये वाला नेचुरल नंबर्स। अब बताओ इसके केस में यूनिवर्सल सेट क्या क्या हो सकता है। तो यूनिवर्सल सेट कैन बी रियल नंबर्स, हाँ वो इन दोनों को कंटेन करता है। यूनिवर्सल सेट पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स भी हो सकता है क्योंकि वो इन दोनों को कंटेन करता है, और रैशनल नंबर्स भी हो सकता है क्योंकि इन दोनों को कंटेन करता है, समझ रहे हो। तो यूनिवर्सल सेट कोई भी सेट हो सकता है जो कि गिवन सेट्स को कंटेन करे। तो बेसिकली ए यूनियन बी क्या है हमारा, वो है इंटीजर्स। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट इज एनी सब सुपर सेट ऑफ बेसिकली ए यूनियन बी। सुपर सेट मतलब उससे बड़ा सेट, सबसेट मतलब उससे छोटा सेट, सुपर सेट उससे बड़ा सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, बड़ा होगा ए एन बी से, उसको कंटेन कर रहा होगा, यानी कि ए एन बी सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का। ऐसे लिख लो ऐसे लिख लो, एक ही बात है, ए एन बी इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। आगे बात समझ। अब बात करते हैं अगले ऑपरेशन की। अभी तक हमने 3 ऑपरेशन सीखे हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। अब सीखते हैं, क्या सीखेंगे अब हम, कॉम्प्लीमेंट लेना। कॉम्प्लीमेंट दैट इज आवर 4th ऑपरेशन। इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से, जैसे अगर मैं सपोज ए सेट का कॉम्प्लीमेंट ले रही हूँ, इस तरीके से डिनोट करेंगे। इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, बचे हुए एलिमेंट्स। इसको समझते हैं वेन डायग्राम के एग्जाम्पल से। वेरी गुड मॉर्निंग जिन्होंने अभी ज्वाइन करा है। मैम IIT एग्जाम की तैयारी थी, नहीं कर रहे हैं अब, क्या क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको IIT एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप दूसरे चैनल पे करो। आप ध्यान से देखो, ये 2 चैनल्स हैं, हमने एक नया चैनल बनाया है, दिस इज़ फॉर स्कूल लेवल मैथमेटिक्स। इसमें हम IIT JEE TET टेट या DSSB के एग्जाम्स की मैथमेटिक्स को टारगेट कर रहे हैं। अगर आपको हायर मैथमेटिक्स जैसे कि IIT एग्जाम CSI नेट के करने हैं तो उसके लिए ट्रिप बोई में हायर मैथमेटिक्स चैनल है, ठीक है। दोनों की तैयारी कर सकते हैं ना। सेल्फिश क्यों बन रहे हो, आप लोग को ही पढ़ना है, बाकी बच्चों को भी पढ़ने तो मेरे से, है ना। चलो कॉम्प्लीमेंट देखते हैं क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब ए सेट के अलावा बाकी बचा हुआ एरिया। तो सपोज हमारे पास है, ये है यूनिवर्सल सेट, और इसके अंदर एक हम सेट ले लेते हैं अपना ए सेट, ठीक है। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और ये सेट है सेट ए। तो अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से जो ए के साथ कॉमन एलिमेंट्स है उनको हटा दो। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, ये वाला रीजन आ जाएगा। कलर करते हैं थोड़ा, कौन से कलर से करें, चलो इससे कर लेते हैं, ये वाला। ये वाला रीजन दिख रहा है आपको, ये जो हमने मार्क करा है अभी,
तो हमने क्या किया, ए को छोड़ के बाकी का एरिया मार्क कर दो, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से हमने ए को माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा अपना ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दिख रहा है, ये पूरा एरिया क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट है। समझ में आया अच्छे से, पक्का? तो ये जो ब्लू मार्क्ड एरिया, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट या फिर यूनिवर्सल सेट माइनस ए। हमने यूनिवर्सल सेट में से क्या किया, ए से को माइनस कर दिया। सही है यहाँ तक एकदम क्लियर? चलो आगे चलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट भी क्लियर है, 4 ऑपरेशन हमने पढ़ लिए, इंटरसेक्शन पढ़ लिया, यूनियन पढ़ लिया, और हमने डिफरेंस पढ़ लिया, कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिया। 5वां ऑपरेशन पढ़ते हैं, वो तो ज़बरदस्त ऑपरेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, जिससे बच्चे खाम में डर जाते हैं। डरने वाली बात नहीं है, आसान है। सिमेट्रिक डिफरेंस। व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिक डिफरेंस? डिफरेंस जैसा ही कुछ होता है, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा से। तो अगर मैं कह रही हूँ 2 सेट्स हमारे पास हैं, ए डेल्टा बी, आप ले लो। ए डेल्टा बी का क्या मतलब है? इसका मतलब है एक्स के वो सारे एलिमेंट्स आप ले लो जो कि ए यूनियन बी में लाई करते हैं, बट उनमें जो कॉमन है वो वाले हटा दो, ए इंटरसेक्शन बी में ना लाई करते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसको लिखने का एक और तरीका है, कैसे? ए यूनियन बी में से माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी। एक और तरीका है इसको लिखने का, ए में से पहले बी माइनस कर दो, फिर इसको यूनियन कर दो बी माइनस ए के साथ। ठीक है, वेन डायग्राम से समझते हैं, बहुत आसान ऑपरेशन है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। तो मान लो अपने पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें हम बनाते हैं 2 सेट्स को। ये सेट अपने पास सेट ए, और एक सेट हम और बनाते हैं, इसका नाम रख लेते हैं सेट बी। ठीक है, तो हमने 2 सेट बना लिए। एक सेट है यूनिवर्सल सेट, ये अपना सेट ए है जो रेड सा दिख रहा है, और सेट बी है जो ग्रीन कलर का दिख रहा है। सही है, अब इसमें आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होगा, यानी कि ए यूनियन बी, ये पूरा एरिया रेड और ग्रीन के अंदर का, उसमें से इंटरसेक्शन माइनस कर दो। तो इंटरसेक्शन को छोड़ के बाकी एरिया देख लो। ठीक है ना, देखते हैं, कलर कर लेते हैं, इसको भी कलर कर ले। ठीक है, तो इंटरसेक्शन को छोड़ के बाकी एरिया, तो ये जो अपना ए है, अब इंटरसेक्शन वाला एरिया सिलेक्ट नहीं करना, बाकी कर लेना। तो ये वाला एरिया बच गया ए, तो हमने ए में से माइनस बी कर दिया, वो वाला एरिया यहाँ पे हमने मार्क कर दिया, ए माइनस बी। ठीक है, अब बी में से माइनस ए कर देते हैं। बी में से जो ए के साथ कॉमन है वो वाला सिलेक्ट नहीं करना, बाकी का सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो ये वाला एरिया अपना आ गया बी माइनस ए। तो पूरा जो ग्रीन शेडेड एरिया, दिस रिप्रेजेंट्स ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। आया बात समझ में? ये पूरा जो ग्रीन शेडेड एरिया, दिस इज ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो हमने क्या किया, ए एंड बी में से बस ये जो कॉमन वाला पार्ट है ना वो माइनस कर दिया। इजी, आगे बात समझ? चलो, तो ये पूरा ग्रीन शेडेड एरिया रिप्रेजेंट्स ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज ए हमारे पास है, फाइनाइट सेट्स लेके चलते हैं पहले, ताकि ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग बने, 1 से लेके 5 तक। और बी सेट हमारे पास है, क्या लेके चले, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब आपको ए एंड बी पता है, ए इंटरसेक्शन भी पता है, सब कुछ निकाल के दिखाओ इसमें। ठीक है, पहले ए एंड बी बताओ क्या आएगा, फिर बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, फिर बताओ ए माइनस बी क्या आएगा, फिर बताओ बी माइनस ए क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट भी बता दो क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट भी बता दो क्या आएगा, और फिर बताना मुझे ज़रा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सबसे पहले बात आती है कि ए कॉम्प्लीमेंट जब लेना है तो हमें यूनिवर्सल सेट लेना पड़ेगा। तो हम इसमें यूनिवर्सल सेट क्या लें, तो आप बताओ। अभी आपको सिखाया था यूनिवर्सल सेट आप क्या ले सकते हो, कोई भी ऐसा सेट जिसका सबसेट ए यूनियन बी हो, उसे हम यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं। तो आप डायरेक्टली ए यूनियन बी को भी यूनिवर्सल सेट ले सकते हो। तो ए एंड बी जिसका सबसेट हो, ऐसा कोई भी सेट यूनिवर्सल सेट हो सकता है। तो मान लेते हैं लेट यूनिवर्सल सेट बी। जब तक क्वेश्चन में कुछ ना गिवन हो तब तक क्या करो, दोनों सेट्स के यूनियन को ही यूनिवर्सल सेट मान लो। तो यूनियन करके क्या आएगा, 6 7 8 9 10। तो ये पूरा अपना बन गया यूनिवर्सल सेट। सही है, जब तक और कुछ क्वेश्चन में ना गिवन हो, ए एंड बी को यूनिवर्सल सेट मान लो। तो ए एंड बी क्या आ जाएगा, दोनों सेट्स का यूनियन, दैट इज 1 2 3 4 5। सारे एलिमेंट्स इकट्ठे जोड़ के लिख दो, 6 7 8 9 10। जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक एक बार लिख दो। ए इंटरसेक्शन भी, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन क्या है दोनों सेट्स में, 2 ही एलिमेंट कॉमन दिख रहे हैं मुझे, तो 4 5।
ए माइनस बी मतलब ए में से बी के साथ जो कॉमन है वो भगा दो। तो ए में थे 1 2 3 4 5 और कॉमन एलिमेंट्स है 4 5, उनको भगा दिया। अब बी माइनस है, बी में से ए के साथ जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको भगा दो, तो क्या बचेगा 6 7 8 9 10। अब ए कॉम्प्लीमेंट हमारा यूनिवर्सल सेट, अगर हम ये लेके चल रहे हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो, तो ए के अलावा बाकी कितने एलिमेंट्स बच जाएंगे 6 7 8 9 10। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर दो, तो वो क्या आने वाला है 1 2 3। अब बच गया ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ये तो बहुत आसान है। इसमें क्या करना है, ए माइनस बी का यूनियन कर दो बी माइनस ए के साथ। अभी हमने ए माइनस बी निकाला, ये रहा, बी माइनस ए निकाला, ये रहा, दोनों का यूनियन करके लिख दो, तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3 6 7 8 9 10। पक्का सारे ऑपरेशन समझ में आ गए एक एग्जाम्पल से, अच्छे से क्लियर है। चलें आगे। चलो, अगर आप सारे ऑपरेशन सीख गए हो तो अगला इंपॉर्टेंट बात है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। मेरा ख्याल है कोई भी आपको जे में पढ़ाएगा तो ये नाम नहीं पढ़ाएगा, हायर मैथमेटिक्स में नाम पढ़ा देते हैं, पर ये फॉर्मूला सबको पढ़ाया जाएगा। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर्मूला दिखाते हैं, समझ में आ जाएगा एकदम। इसमें काउंटिंग करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की काउंटिंग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसी के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। मेरे ख्याल है बस 4-5 प्रॉपर्टीज़ और देखेंगे, फिर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर आपको इसमें बहुत मजा आने वाला है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर मैं आपको निकालना हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ए यूनियन बी में, ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये निकालना हो तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि जब हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में और बी में जोड़े तो उसमें कॉमन वाले हमने 2 बार जोड़ लिए ना, तो वो एक बार माइनस कर देते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। इसी को हम 3 सेट्स पे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मैं बोलूँ कि 3 सेट्स का बताओ, उनका यूनियन करके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आगे बात समझ। तो ये 2 सेट्स के यूनियन का नंबर निकालने का तरीका, ये 3 सेट्स के यूनियन का नंबर निकालने का तरीका। ये तो हो गया प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ऊपर वाले एग्जाम्पल में करते हैं वेरीफाई। देखो बताओ ए सेट में कितने एलिमेंट्स थे, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए बताओ, है ना। कलर चेंज कर लेते ताकि अलग कलर से हम यहाँ पर लिख पाएँ। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए बताओ कितनी थी, 5 एलिमेंट्स थे इसमें। कार्डिनलिटी ऑफ बी बताओ कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स। अब कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आनी चाहिए हमारे फॉर्मूले से, वो आनी चाहिए ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी आनी चाहिए कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी कितनी है, 2 एलिमेंट्स, ठीक है। फॉर्मूला लगा के देखते हैं। तो ए की कार्डिनलिटी 5 प्लस बी की कार्डिनलिटी 7 माइनस इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी आ गया 10, यानी कि ए इन बी में 10 एलिमेंट्स आनी चाहिए। चेक कर लो 10 ही आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल आ गई ना 10 कार्डिनलिटी। वेरीफाई हो गया फॉर्मूला, सबको समझ में आया क्या कह रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन बेसिकली फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी निकालने का। अब आप सोचो कि मैम यहाँ पे फॉर्मूले की क्यों जरूरत है, हम तो डायरेक्टली ए एंड बी निकाल लेंगे। पर अभी हम बात करें फाइनाइट सेट्स की, क्वेश्चन में कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा सेट आ सकता है, तब इसकी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। और ऐसे ही 3 सेट्स में भी जो निकालना पड़े तो हम इस फॉर्मूले को ज़रूरत यूज़ कर सकते हैं। अब करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ जल्दी से और फिर चलेंगे क्वेश्चंस पे इंटरेस्टिंग। तो अब जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको तो बस आपको नाम के साथ साथ याद करते जाना है ना। इनके प्रूफ्स भी हैं बढ़िया बढ़िया, पर उनकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। मैं प्रूफ भी करा सकती हूँ, पर उसमें आपका बस मेरे ख्याल है टाइम ही जाएगा, आप में से कोई करना भी नहीं चाहता होगा। क्योंकि हायर मैथमेटिक्स के अगर आप स्टूडेंट हो तो बिल्कुल आपको मैं प्रूफ भी कराऊँ कि वहाँ पे प्रूफ काम आते हैं। यहाँ पे आपको प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर्टी याद है, दैट इज़ ऑल। तो प्रॉपर्टीज़ करते हैं एक एक करके। पहली प्रॉपर्टी आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, आइडेम्पोटेंट का वैसे मतलब याद रखने का तरीका कि कैसे वापस वही एलिमेंट आ जाए, आइडेंटिटी जैसा काम। तो जैसे अगर मैं 2 सेट्स का यूनियन करूँ सेम सेट का, तो सेम सेट में सेम सेट का यूनियन करने से वापस वही सेट आ गया, तो आइडेंटिटी जैसा काम कर रहे हैं।
अब सेम सेट में सेम सेट का इंटरसेक्शन करूँ तो वापस वो आ गया। तो ये दो आइडेम्पोटेंट लॉज हमारे पास, यानी कि सेम सेट में सेम सेट का यूनियन करने से वही सेट आ जाता है, सेम सेट में सेम सेट का इंटरसेक्शन करने से वापस वही सेट आ जाता है। ठीक है, तो आइडेम्पोटेंट जैसा काम करा। दूसरा आइडेंटिटी। अब जो आइडेंटिटी है वो भी सेम काम करती है। कैसा काम करती है देखो, ऐसा ही काम करेगी कि अगर मैं ए में नल सेट का यूनियन कर दूं वापस ए आ जाएगा, तो नल सेट ने यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करा। और मैं ए में अगर इंटरसेक्शन कर दूं यूनिवर्सल सेट का तो वापस ए आ जाएगा। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन के केस में यूनिवर्सल सेट ने आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करा। आगे बात समझ इजी। अगली बात कॉम्यूटेटिव लॉस। बहुत इजी बातें हैं पर ये पता होनी चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन में आती है ना तब एकदम से बातें कहीं भी काम आ सकती हैं। वैसे तो हमें देख के लगेगा हाँ मैम इसमें तो क्या बड़ी बात बता रहे हो, पर क्वेश्चन में जब करते हैं तब बड़ी बात हो जाती है। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से हम ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉस। एसोसिएटिव लॉस क्या कहते हैं कि अगर हम ए यूनियन बी यूनियन सी करें या पहले ए और बी का यूनियन कर दें बाद में सी का करें तो सेम ही आंसर आएगा। सिमिलरली इंटरसेक्शन के केस में भी अगर हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करें या पहले ए इंटरसेक्शन बी करें बाद में इंटरसेक्शन सी करें, सेम ही आंसर आएगा। यहाँ तक तो सारे आसान थे, है ना, बहुत आसान। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो भी बहुत आसान है, बचपन में सीखा हुआ। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूशन सीखा हुआ ना, कि मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन एंड एडिशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर मल्टीप्लिकेशन। वैसे यहाँ पे हम सेट्स में सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस क्या कहता है ये? अभी इंटरसेक्शन और यूनियन के केस में हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिविटी देखेंगे। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा बताओ? तो पहले ए यूनियन बी कर दो, फिर इंटरसेक्शन ले लो ए यूनियन सी के साथ। तो डिस्ट्रीब्यूशन है ना एकदम जैसे प्लस माइनस में होता था वैसा ही। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा पहले ए इंटरसेक्शन बी कर लो फिर उसका यूनियन कर दो ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो सिंपल बात है एकदम। अब नेक्स्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉस। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये याद नहीं रहते, बाकी सारे तो याद रहते हैं ना, ये याद नहीं रहते। और तो कोई बात नहीं, काम जरूर आ जाते हैं पेपर में एक आधे क्वेश्चन में। क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अगर आपके पास ए यूनियन बी सेट है उसका पूरे का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो दिस इज सेम एज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। याद रखने का तरीका, कॉम्प्लीमेंट जो है वो तो रहेगा एज इट इज, पर जब स्प्लिट होगा तो टोटल का कॉम्प्लीमेंट जब हो रहा है तो अंदर वाला ऑपरेशन चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यूनियन बन गया इंटरसेक्शन, अब देखो अगले में इंटरसेक्शन बन जाएगा यूनियन। अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऑपरेशन उल्टे हो गए। एज इट इज समझ में आ गया, याद हो गया। अब जो लास्ट वाला है इसको 1 स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ये ज़्यादातर क्वेश्चंस में काम आता है। आखिरी वाले को 3-4 स्टार मार्क कर लो, ये आज की लास्ट प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चंस पे चलेंगे। रेंज निकालना बहुत ज़रूरी। किसकी रेंज निकालना? ए यूनियन बी की और ए इंटरसेक्शन बी की। ठीक है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आज करेंगे भी उसका क्वेश्चन। तो अगर आपको मैं बोलूँ कि आप ए यूनियन बी की रेंज निकालो, तो अभी बात बताओ मुझे, जो ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो पक्का नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम निकालें ए में प्लस बी में उससे कम होंगे, और जो यूनिवर्सल सेट है उसकी कार्डिनैलिटी से भी कम होंगे, दोनों से कम होंगे, यानी कि दोनों के मिनिमम से भी कम होंगे। ठीक है, और अब ए यूनियन बी है वो ए से भी बड़ा होगा बी से भी बड़ा होगा, यानी कि ए की और बी में से जो मैक्सिमम है उससे बड़ा होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसी तरीके से हम रेंज निकाल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी की। अब जो ए इंटरसेक्शन बी है वो ए और बी दोनों से छोटा होगा, यानी कि इट विल बी छोटा फ्रॉम द कार्डिनैलिटी ऑफ ए एंड बी, यानी कि दोनों के मिनिमम से छोटा होगा। इसी तरीके से किससे बड़ा होगा? ये बड़ा होगा 0 से। अब क्योंकि सेट की कार्डिनैलिटी 0 से छोटी तो नहीं हो सकती ना, नेगेटिव तो नहीं हो सकती। या फिर किससे बड़ा होगा? ए प्लस बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट।
ठीक है, तो ये 2 रेंज वाले फॉर्मूले हैं, इनको भी दिमाग में छाप लो, बहुत ज़रूरी है। ये प्रोबेबिलिटी की तरह क्वेश्चन को बना देंगे और फिर ये काम आएंगे बहुत ज़्यादा। तो अगर आज की सारी वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है तो वेलकम टू क्वेश्चंस। फिर करते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस। करें, सब तैयार हैं? इसमें मैंने रैंडमली कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई के उठा रखे हैं, आईटी जेई के, कुछ एचटेट के हैं, कुछ DSSB के हैं। तो सभी के क्वेश्चन पेपर्स भी इसमें आ गए, सभी रिलेटेड क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो सारे क्वेश्चन आपके काम के हैं। तो अगर आप आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर टेट की कर रहे हैं या फिर DSSB की कर रहे हैं, सबकी तैयारी आपकी इन वीडियो से बहुत अच्छे तरीके से हो जाने वाली है, ट्रस्ट में। मैं इसमें बहुत मेहनत करके कंटेंट आपके लिए लेकर आ रही हूँ, तो इन वीडियोस को बहुत ध्यान से देखें, पूरा देखें, एंड तक देखें, क्योंकि एंड वाला पार्ट ही तो बेस्ट है, वो है क्वेश्चंस। ठीक है जी, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। भगवान का नाम लेके क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कह रहा है 2 सेट्स आपके पास गिवन है A एंड B सच दैट A यूनियन B इज A। गिवन इन्फॉर्मेशन को अंडरलाइन कर लो या दिमाग में नोट कर लो, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, A यूनियन B को करने से वापस A आ रहा है, तो आपको बताना है A इंटरसेक्शन B के क्या आएगा। कोई आंसर आप में से जो यहाँ बैठे हुए हैं? बहुत अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है। तो A एंड B बता रखा है, इंटरसेक्शन पूछ रहे हैं ना, A सेट बता रखा ना B सेट। यहाँ से दिमाग लगाना है। अगर 2 सेट का यूनियन करके वापस पहला सेट आ गया, इसका मतलब क्या है, यानी कि B में कोई नए एलिमेंट्स नहीं होंगे, A के एलिमेंट्स होंगे। इसका मतलब है कि B जो है वो सबसेट है A का। अगर B सबसेट A का तभी ऐसा पॉसिबल है, और अगर B सबसेट है A का तो A और B में कॉमन क्या आ जाएगा, B पूरा A के अंदर बैठा हुआ है, तो कॉमन पार्ट क्या है, B। एज सिंपल एज दैट। तो सिंपल आंसर इज B। तो आपने देखा, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, एक स्टेप का क्वेश्चन था, पर वही है कि हो सकता है कि कई बच्चों से ना हो, क्योंकि वो सोचते रहे यार इसमें A और B तो कुछ बता ही नहीं रखा, मैं कैसे करूँ, इसका इंटरसेक्शन कैसे निकालूँ। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए दिमाग खुला रखो एकदम। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 2। जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठाए हुए, तो जैसे आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें, आप बेसिकली साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, जो कि आपकी तैयारी बहुत पक्की करे, ट्रस्ट में। चलो, ये क्या पूछ रहा है, ये बोल रहे हैं A माइनस B यूनियन B माइनस A क्या होता है। अब इसको ऐसे देखोगे ना तो डरावना लगेगा, अरे पता नहीं क्या हो रहा है, क्या बात हो रही है। पर अगर आपको दिमाग में सिमेट्रिक डिफरेंस मैंने पढ़ाया था याद है, तो देखते ही ये याद आना चाहिए कि ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर A सिमेट्रिक डिफरेंस B। अब आपको समझ में आ जाएगा कि A सिमेट्रिक डिफरेंस B क्या होता है। A यूनियन B में से A इंटरसेक्शन B माइनस कर दो, यही सीखा था हमने कि A इन B में से जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको माइनस कर दो। अगर देखो ऐसा कुछ कहीं पे लिखा है क्या, हाँ ये लिखा, A इन B में से कॉमन एलिमेंट्स माइनस कर लो, तो C पार्ट है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये सबसे ईजी क्वेश्चन था, फिर भी बहुत बच्चे छुड़ाते हैं क्योंकि सिमेट्रिक डिफरेंस उनको मुश्किल लगता है, थोड़ा सा भी ध्यान से नहीं देखते। हल्का सा भी ध्यान से देखा होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन हमेशा सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चन होता है, क्योंकि फॉर्मूला आपको ऑलरेडी घर से याद है, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना, टाइम सेव होता है और नंबर पूरे। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन अगेन, इसके लिए आपकी सर्कल की नॉलेज भी इस्तेमाल होगी। सेट गिवन है 2, पहला सेट है A, दूसरा सेट है B। क्या बता रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1 पहला सेट, दूसरा सेट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 4। इस सेट को बचाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता क्या है, कोई बताएगा मुझे। ये बेसिकली एक जनरल सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है, सेंटर है 0 0 और रेडियस है r। तो ये सर्कल की इक्वेशन है। ऐसे सर्कल बना के देखते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो बेसिकली जो मैंने अभी यहाँ पे साइड पे लिखी है, सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर है 0 0 और रेडियस है r। तो रेडियस ही बना लेते हैं इसका। अभी मैं क्यों बता रही हूँ आपको पता लग जाएगा। तो जनरल इक्वेशन ऐसी होती है सर्कल की, अगर सेंटर इसका हो 0,0 ऑरिजिन और रेडियस हो जाए r। अब आपके सामने 2 सेट्स गिवन है A और B। अब A और B सेट्स को पहचानते हैं। अब A में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है तो सर्कल के पॉइंट्स होते हैं। लेस देन यानी कि उसके अंदर के पॉइंट्स, तो लेस देन यानी कि ये बोल रहे हैं बाउंड्री पॉइंट भी इंक्लूड कर लो और अंदर के पॉइंट्स भी इंक्लूड कर लो। सेट समझ में आया। अब बनाते हैं A और B सेट्स। ये अपना है सेट, कोई मान लेते हैं A,
क्या हो रहा है, कॉपी नहीं हो रहा सर्कल, चलो दोबारा बना लेते हैं और इसके अंदर मान लेते हैं सेट बी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलो अब ए और बी सेट कैसे बनता है देखते हैं। ये सेट है ए और ये सेट है बी, कैसे बनाए? नहीं, बड़े वाला बी बाहर है ना, अंदर वाला ए है, बी वाला बाहर है। ये सेट है ए, ये बी, कैसे पता लगा है? ये देखो, पहले उन्होंने कहा अंदर वाला क्या है, ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब उन्होंने क्या कहा है, सेट क्या है, लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि ये पूरा सेट, अंदर वाला भी और बाउंड्री भी, ये पूरा सेट ए सेट है। ठीक है ना, ये पूरा। अब बी सेट क्या है, ऐसी पूरा ये वाला बड़ा सर्कल बी सेट है। ये क्या है बी सेट, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। सॉरी, इक्वल टू 4 पे तो बन जाएगा सर्कल, लेस देन इक्वल टू 4 पे पूरा अंदर वाला रीजन बी, तो पूरा ये बड़ा सर्कल बी है। ये पूरा जो रेड शेडेड रीजन है ये बी हो गया, इंक्लूडिंग द बाउंड्री। यहाँ तक बात समझ में आई सबको? तो ग्रीन शेडेड है जो वो ए सेट है इंक्लूडिंग द बाउंड्री, और बी शेडेड जो है वो रेड है। अब आपसे पूछ रहे हैं ए माइनस बी बताओ क्या होगा। बड़ा आसान है, आपको करना तो आता है, आप देख लो। ए माइनस बी मतलब ए में से बी माइनस कर दो। ए छोटा सेट है, छोटे में से बड़ा सेट माइनस करोगे, पूरा का पूरा नल सेट। तो ए माइनस बी ए आएगा, गलत एकदम। ए माइनस बी नल सेट आएगा, एकदम सही। बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। वैसे तो एक ही ऑप्शन ठीक होता है, तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, पर कर लेते हैं क्योंकि हम तो सिखा रहे हैं आपको, तो आपको सब चेक करना आना चाहिए। अब बी में से ए माइनस करोगे, जब बी में से बीच का सर्कल माइनस करोगे तो सी डी जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना। तो क्या आएगा मैं बताती हूँ, ये गलत है एकदम, ये नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, तो खाली सेट भी नहीं आएगा और पूरा भी नहीं आएगा। क्या आएगा बी में से ए माइनस करके बताओ? तो बी में से अगर आप ए माइनस करोगे तो दो सर्कल के बीच का रीजन रह जाएगा, ये वाला जो सिर्फ रेड है ना, जहाँ पे रेड और ग्रीन दोनों है वो वाला माइनस हो जाएगा। तो क्या बचेगा, वो बचेगा एक्स बिलोंगिंग टू एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू रियल नंबर क्रॉस रियल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये दो सर्कल के बीच का रीजन, इस तरीके से लिखेंगे इसको। ठीक है, ये आ जाएगा बी माइनस ए। सीख गए आप सब? तो ये आसान क्वेश्चन था बहुत ही, बी माइनस ए इसमें निकालने की जरूरत नहीं थी, पर मैंने सिखा दिया। आसान आंसर बस ये था, ए माइनस बी आ गया नल सेट। ठीक है जी, चलें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4th या 5th जो भी है, चलो 4th मान लेते हैं। कौन सा था देख लेते हैं, चलो 4th। ये है, ये तगड़ा क्वेश्चन है, जरा इसको डबल स्टार मार्क कर लो। जेई का भी क्वेश्चन है और साथ में वैसे भी तगड़ा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें वो रेंज वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा जो आज हमने पढ़ा है। वो फॉर्मूला ही बस ज़्यादातर बच्चों को याद नहीं रहता। इसमें रेंज निकालने को कह रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सर्वे शोज दैट 73% ऑफ पर्सन्स वर्किंग इन एन ऑफिस लाइक कॉफ़ी। तो कॉफ़ी को कितने पसंद करते हैं? 73%। तो नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग कॉफ़ी 73%। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को भी, या फिर ऐसे भी लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग कॉफ़ी। ठीक है ना। चलो गिवन इन्फॉर्मेशन नोट कर रहे हैं अभी हम। अगला 65% लाइक टी, और उसी ऑफिस में कितने लोग टी लाइक करते हैं? 65%। अब आपसे पूछ रहे हैं, अगर x डिनोट्स द परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, कॉफ़ी एंड टी मतलब इंटरसेक्शन पूछ रहे हैं, तो सी एंड टी लाइक करने वाले पीपल, इसका कार्डिनलिटी उन्होंने x बता दिया। ठीक है ना। बोल रहे हैं x के नॉट बी, x इन चारों में से कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। अभी हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें पता होना चाहिए x क्या हो सकता है। अब x एक रेंज ऑफ वैल्यूज ले सकता है, वो कौन सी? अभी आपको लास्ट में फॉर्मूला बताया था, तो बताओ सी इंटरसेक्शन टी, फॉर्मूला रेंज निकालने का बताया था। क्या फॉर्मूला था? इट विल बी मिनिमम ऑफ सी कॉमा टी एंड मैक्सिमम ऑफ 0 कॉमा सी प्लस टी माइनस यूनिवर्सल सेट की कार्डिनलिटी। अब परसेंटेज में यूनिवर्सल सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी? टोटल परसेंट, दैट इज 100%। सही है। तो यानी कि बेसिकली ये जो एक्स है इसकी रेंज क्या आ जाएगी? यही एक्स था ना अपना, मिनिमम ऑफ सी और टी। 73% और 65 में से कौन सा मिनिमम है? 65। और 0 और इसमें से कौन सा मैक्सिमम है? सी प्लस टी करो, उसमें से 100 माइनस कर दो, तो मैक्सिमम तो सी प्लस टी माइनस 100 आ जाएगा। 73 प्लस 65 कितना होगा? 138 माइनस 100 इज 38। तो ये लाई करेगा 38 और 65% के बीच में। अब जो नंबर इसके बीच में लाई नहीं कर रहा उसको काट दो।
तो बोल रहे हैं एक्स कैन नॉट बी, कौन सा नहीं हो सकता, जो इसके बीच में नहीं है। 38 इसके बीच में है, हाँ, क्योंकि लेस देन इक्वल टू दोनों इंक्लूडेड है, ये तो हो सकता है, तो ये नहीं काटना, है ना। 54 इसके बीच में है, 63 इसके बीच में है, 36 नहीं है, तो ये आंसर गलत है। पर हमें तो गलत वाला ही टिक करना था, तो ये वाला टिक कर दोगे, बाकी काट दोगे। क्यों? क्योंकि बाकी सही आंसर है, हमें रॉन्ग वाला ऑप्शन टिक करना था, ये रॉन्ग चॉइस है, बाकी सारी करेक्ट चॉइस थी। तो करेक्ट चॉइस को काटना था, रॉन्ग चॉइस को टिक करना था। सही है बात? आंसर क्या आ गया? ए पार्ट 36। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था आज की क्लास का। इसी के साथ हमने सेट थ्योरी वाइंड अप कर ली, सारा ही सेट का टॉपिक हमने कवर कर लिया, सेट के सारे कंसेप्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर कर लिए। इससे ज़्यादा मुश्किल पेपर में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप सभी को ये लेक्चर समझ में आ गए तो बता दीजिए, कोई डाउट है तो भी बता दीजिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर था, तो आई होप आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो, सब कुछ समझ में आ गया। अगर आप ये सेट्स है, ये वैसे हमने पढ़ाया तो स्पेशली आईटी जेई और टेट और DSSB के लेवल का है, पर ये हायर मैथमेटिक्स में भी किसी को सेट की जानकारी चाहिए तो उसके लिए काम आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें मैंने बेस्ट कंसेप्ट्स और बेस्ट क्वेश्चंस उठा के आपके सामने पेश करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। यहाँ पे इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से मिलेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे आईटी जेई टेट और DSSB के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।